हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात की थी और कुछ हमने बात किया था कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। आज हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करने जा रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की। बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डिसॉल्व। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डिसॉल्व। किसी भी चीज की किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी टू सॉल्युबल, एक तरह से आप इसके टर्म से पकड़ सकते हो। एबिलिटी टू सॉल्युबल इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एबिलिटी टू सॉल्युबल कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब बेटा इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती है। बेटा उससे पहले हम कुछ केस के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड एक टर्म होता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और तीसरा टर्म होता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तीन चीजों की बात करनी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात किस वजह से कर रहा हूं कि बहुत से बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। जैसे तुमसे किसी ने पूछेगा सॉलिड को सॉलिड में घोला जा सकता है, आप बताइएगा क्या सॉलिड को सॉलिड में घोला जा सकता है? जैसे सोचो, खुद सोचो, क्या लोहे को लोहे में घोला जा सकता है? हाँ सही है, घोला जा सकता है। इट इज पॉसिबल। कैसे? आपने सुना होगा कि कुछ हमारे जैसे कॉन्स्टेंटन का नाम सुना होगा, ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा। ये जो हमारे एलॉयज है, इन एलॉयज को देखो सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है। जो एलॉयज होते हैं इसका एग्जांपल क्या होते हैं? एलॉयज। एलॉयज सॉलिड इन सॉलिड के बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं जो जिनको हम उसमें सॉलिड को सॉलिड में घोल सकते हैं। ठीक, बस इसकी इतनी ही बात हमें याद रखनी है। अब मेन टॉपिक हमारा जो आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम बात करने चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। देखो एक टर्म है हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मान के चले कि क्या जैसे हमारे पास मान लो चीनी है, शुगर है। शुगर पोलर होती है तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाती है किसमें? वाटर में, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, पानी भी पोलर होता है। अगर मैं बात करूं बेंजीन की,
बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन डिसॉल्व हो जाती है किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मान लो मैं बात करूं इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इन सब की बात करूं, यूरिया, इन सब की बात करूं, तो उन सब में ये डिसॉल्व हो जाती है। तो बात करूं बेंजीन डिसॉल्विंग, मान लो मीथेन में आप डिसॉल्व कर रहे हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा। अब बहुत से बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि सर पोलर का और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। देखो पोलर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो ना हो, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वो जीरो। क्या कह रहा हूं मैं? पोलर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो ना हो, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो। जैसे बता दें हमारे पास HCl है, HCl में Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और H जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जिसकी वजह से यहां पर एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, और इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अगर मान लो यहां बात करूं H2 की, तो यहां पर सेम चार्जेस दोनों के ऊपर है, इस वजह से ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? जीरो है। तो यहां से अपन को समझ में आता है पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। आप जब बात कर रहे हैं सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे मान लो आपको चीनी को पानी में मिलाना है, जैसे मान लो आपको चीनी को पानी में मिलाना है, तो आपको फैक्टर्स देखने हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। कौन कौन से फैक्टर सॉलिड लिक्विड को अफेक्ट करेंगे ये हमें देखना है। ठीक बेटा, और देखते हैं। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। पहला फैक्टर बेटा हमारा टेम्परेचर। बेटा याद रखना, जब हम चीजों को मिलाते हैं तो हम दो तरह की रिएक्शंस देखने को मिलती है। एक रिएक्शन होती है बेटा इंडोथर्मिक, एक होती है बेटा इंडोथर्मिक, और एक रिएक्शन होती है बेटा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी उल्टा हो दिया मैंने, इंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी हमारी? वो रिलीज होगी। इंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब होगी, क्योंकि इंडो ऐसा इंडो अंदर, इंडो अंदर, एनर्जी कहां है? कि अंदर है। जबकि जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, मतलब बाहर की तरफ जाएगी। अब याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स कहती है इंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। इंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस लाइन को याद रखना बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। इससे ये समझ में आता है कि अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल होगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर घटाना फेवरेबल होगा। तो यही इफेक्ट है टेम्परेचर का। वो खुद कहेगा रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, या ऐसे समझ सकते हो जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जब चीजें टूटती हैं तो एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। तो इससे समझ में आता है अगर वो खुद कहता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब लो टेम्परेचर
करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बेटा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आई? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आप चाहो एंडोथर्मिक लिख सकते हो, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन by increasing temperature solubility also increases, and exothermic लिख सकते हो, if reaction is exothermic then by decreasing temperature solubility increases। understood? तो ये हमने छोटी मोटी बात की, किसकी, टेम्परेचर की बात की। अब दूसरे फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। दूसरे फैक्टर में सिर्फ एक मेन फैक्टर और है हमारा, वो है बेटा प्रेशर। वो है बेटा प्रेशर। अगर अपन प्रेशर की बात करें, प्रेशर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन solubility of solid, in solubility of solid in liquid। प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसमें, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रेशर का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात बेटा? इंपॉर्टेंट इसमें टेम्परेचर वाला है। अब जो दूसरा फैक्टर है, फैक्टर्स में जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, तो दोनों फैक्टर की बात करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टॉपिक की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस को जब पानी में डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आप सबसे पहले बात करते हैं इसमें भी टेम्परेचर की। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर यार, तुमने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? कोल्ड ड्रिंक, आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक क्यों कहते हैं, ठंडी रहती है वो कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। उसके अंदर पता है कौन सी गैस पड़ी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ी होती है। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के हाई प्रेशर पे उसको सील कर दिया जाता है, और फिर उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। फ्रिज में रखने पर क्या होता है, गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। जब हमने इसको फ्रिज में रख दिया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी गैसियस मॉलिक्यूल की, वो अपने आप डिक्रीज कर गई। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई तो लिक्विड में वो मिल गई, लिक्विड में मिली बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो इससे ही समझ में आता है कि टेम्परेचर घटाने पर, बात समझिए, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in a liquid, solubility of gas in liquid increases by decreasing temperature, solubility of gas in liquid increases। टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। बेटा इस बात को ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस के लिक्विड में क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली खत्म हो गया, इसमें कुछ था नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें है क्या, प्रेशर का इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है इसमें प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट बहुत ध्यान समझिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, समझो। एक लॉ है हमारे पास,
जिसका नाम है हेनरीज लॉ। इसका नाम है हेनरीज हेनरी लॉ कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन, मतलब अभी आपने सीखा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब होता है लोगों की संख्या, एक तरह से मतलब लोगों की संख्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे जैसे सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ेगा, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा सब्सटेंस का, क्या होगा कि तुरंत सब्सटेंस अमाउंट बढ़ जाए। मान लो आपने कभी ट्रेन में सफर किया और बहुत भीड़ हो, कभी बस में सफर किया और बहुत भीड़ हो। जब बहुत भीड़ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, तो खचाखच प्रेशर लगता है दूसरे के ऊपर, धक्का मुक्की होती रहती है, प्रेशर लगता रहता है। वही सेम चीज में कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि अब समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जब इसको ओपन करेंगे तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। और हम सब जानते हैं, हम कह रहे हैं कि पार्शियल, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाया तो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसको कंपेयर करना है कि प्रेशर बढ़ाने घटाने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा इसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर। मतलब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड भी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड भी बढ़ जाएगी। सेम वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ रही है। अब इसको कंपेयर करता हूं मैं KH में, KH के बारे में थोड़ा बता दूं। KH जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। KH इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ती है। अब समझो, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप इस फ्लो चार्ट को समझना कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं और इस फ्लो चार्ट समझना क्या फर्क पड़ेगा। आओ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, KH क्या होगा, मैंने कहा डायरेक्टली तो KH भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो KH भी बढ़ा, KH बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन, KH बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन देखो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में है, इनवर्सली हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर घट गया तो पार्शियल, देखो ये लिखा है, मोल फ्रैक्शन अगर घट गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली उसमें थे। और पार्शियल प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिक्रीज कर जाएगी। देखो प्रेशर, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक, अगर आप जैसे मान लो आप किसी गर्म कोल्ड ड्रिंक को खोल दो, वो हाई प्रेशर पर रखा गया था, इसलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक खोल दो, आप फिर उसको बंद करो ढक्कन को और फिर से फ्रिज में रखो। आप जब पियोगे देखोगे सिर्फ मीठा पानी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो पूरी तरह से उड़ चुकी है, गर्म था कैंटीन की वजह से। और जब आपने उसको खोला तो प्रेशर जो हाई लगा था उसके ऊपर, वो सब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो वो गैस जो थी एटमॉस्फेयर में हमारे डिसॉल्व हो गई, एटमॉस्फेयर में मिल गई, पानी से निकल गई, लिक्विड से निकल गई। सेम वही चीज है, जब भी आप गैस को लगाते हो, रखते हो, तो हाई प्रेशर पर सील करके गैस को रखा जाता है। जैसे आप देखोगे हमारी CNG कंप्रेस्ड किया जाता है, इसको जब तक आप गैस को कंप्रेस नहीं करोगे वो घुलेगी नहीं। LPG हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, जब इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर दोगे तभी वो पूरी तरह से घुलेगी, अन्यथा वह गैस घुलेगी नहीं, अन्यथा वह गैस घुलेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखना। फिर से देखो, फिर हेनरी ने कहा पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ाया तो KH आ गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH डायरेक्टली टेम्परेचर की, और हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली पार्शियल, जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेटा यही समझ में आता है हमको कि
अगर हम केएच बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो केएच भी बढ़ेगा। केएच बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा सॉलिडिटी ऑफ गैस भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास पूरा प्रूव आ गया, पूरा प्रूव आ गया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो अब हम डालेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ के क्या एप्लीकेशन है, ध्यान सुनना। सबसे पहला एप्लीकेशन है, इनकी एक बीमारी बताई थी मैंने, बेंड्स के बारे में, BENDS, बेंड्स। बेंड्स क्या होता है? बेंड्स होता है ब्लड एक्सेस नाइट्रोजन डिसॉल्विंग सिम्टम, ब्लड एक्सेस नाइट्रोजन डिसॉल्विंग सिम्टम। बेंड्स का मतलब होता है, ये क्या होता है, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, तैराक होते हैं नदी के अंदर, वो अपने जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें क्या करते थे कि एटमॉस्फेरिक, जैसे एटमॉस्फेयर हम जानते हैं कि करीब 79% नाइट्रोजन होती है, बाकी 21% 20% ऑक्सीजन होती है, उसको डाल करके उसी गैस को उसी अमाउंट में डाल करके नीचे की तरफ जाते थे। होता क्या था, नीचे की तरफ जाने पर, नीचे की तरफ, समझना, नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से अभी क्या होता है, सॉलिबिलिटी गैस की बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन गैस जो थी, ऑक्सीजन तो होती है बॉडी में, लेकिन नाइट्रोजन गैस की प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती थी। जब नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती थी तो होता क्या था, किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता था, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती थी, फेल हो जाती थी, और पेशेंट की डेथ हो जाया करती थी, या ब्लाइंडनेस हो जाया करती थी, दिखना बंद हो जाया करता था, फिर इवेंचुअली डेथ हो जाती थी। तो इससे समझ में आया कि ब्लड एक्सेस नाइट्रोजन, मतलब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से किडनी फेल होने के चांसेस है। अब क्या किया जाए, इसको रिजॉल्व किया, इसको हटाया, इसको हटाया कैसे गया, डाइल्यूट किया गया बाय डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ गैस। कैसे डाइल्यूट किया गया, इसके अंदर एक जो हीलियम था, थोड़ा बहुत इसमें हीलियम मिला गया, करीब करीब मान के चलो 11.7% अप्रॉक्स इसमें क्या मिलाया गया, हीलियम मिलाया गया, डाइल्यूशन विथ हीलियम। बाकी इसके अंदर 56% अप्रॉक्स, 56.2% अप्रॉक्स कहते हैं कि इसके अंदर अब भी नाइट्रोजन था, और करीब करीब इसके अंदर 32.1% ऑक्सीजन। तो इससे समझ में आता है 100% हो गया। तो इससे समझ में आता है कि इससे क्या किया गया, जब नाइट्रोजन के साथ साथ थोड़ी सी हीलियम डाल दी गई तो अब नाइट्रोजन अमाउंट कम होने की वजह से उतना बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाता था, तो अब पेशेंट की डेथ नहीं होती, स्कूबा ड्राइवर्स की डेथ नहीं होती। तो ये पूरी कहानी है बेंड्स की, ये पूरा एप्लीकेशन है बेंड्स का, जो एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का था बेंड्स के बारे में। बेंड्स समझ में आई कि ब्लड पर एक्सेसिव प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड में डिसॉल्व हो जाती थी बॉडी पर,
एक्सेसिव प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड में डिजॉल्व हो जाती थी, जिसकी वजह से पेशेंट की इवेंचुअली डेथ हो जाएगा। ये थी बेल्ट्स। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, अच्छे से सीखिएगा, सब कुछ बता भी रहा हूं। बस प्रश्न आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में मैं इकट्ठे करा दूंगा। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया एक दूसरा एप्लीकेशन है इसी का, बेल्ट के बाद आता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया होता है जब हाई एल्टीट्यूड पर पेशेंट जब कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर प्रेशर क्या, इन्होंने दो दिए ना, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर की तरफ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो बॉडी में अब ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है सही से। प्रेशर बढ़ता डिजॉल्व नहीं होती, प्रेशर घट जाएगा तो डिजॉल्व कम होगी। जब बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है, ढंग से डिजॉल्व भी नहीं हो पा रही है, तो होता क्या था, एट हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से ग्राउंड लेवल पर होता क्या था कि हमें पेशेंट को अचानक से सोचने समझने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी चली जाती थी। थिंकिंग एबिलिटी चली जाती थी तो उसको चक्कर आने लगते थे। होता क्या है, इसको हमारी बॉडी, वैसे नॉर्मली आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन और जल्दी से कैप्चर कर लेती है। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इतना बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से उनको सोचने, थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द पेशेंट डिक्रीजेस बाय गोइंग ऑन हाई एल्टीट्यूड। दिस बीमारी, दिस डिजीज इज कॉल्ड एनॉक्सिया। इसी को अपन क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। बात समझ में आई? एनॉक्सिया क्या होती है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर थिंकिंग एबिलिटी ऑफ पर्सन डिक्रीजेस। थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है पेशेंट की, डिक्रीज कर जाती है और पेशेंट की सोचने की क्षमता चली जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वेपर प्रेशर पर होगा, जिसमें अपन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। देन उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अगला चैप्टर समाप्त करते हैं। थैंक यू।